हेलो बच्चों, तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम मैथ्स बाय गोविंद सर। तो बच्चा आप लोगों की काफ़ी डिमांड पर क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन लेकर आए हैं। काफ़ी डिमांड थी सर प्लीज़ रिलेशन एंड फंक्शन को बताइए, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो बच्चा आज हम इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं जिसमें हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चा, इसमें हम क्लास फर्स्ट ईयर यानी कि 11 का भी थोड़ा कवर करेंगे, एयरफोर्स एनडीए के हिसाब से भी पढ़ाएंगे और आपको आईआईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन के साथ उस टाइप के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो बेटा जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, बेटा लाइक कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें थोड़ी सी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो क्लास 11 में पढ़ी थी। एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर क्लास 11 में आप पढ़ के आए होंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी क्लास 8, 9, 10 में। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो x की दो वैल्यूज आती थी। सपोज दैट 1 एंड 2 आ गया, हमने क्या मान लिया, एक वैल्यू x की 1 आ गई, एक 2 आ गई या -2 आ गई, कुछ भी आ सकती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं x = -2, 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों के आंसर में, दोनों में कोई फर्क है, आंसर तो दोनों ही सही माने जाएंगे। बट बेटा जब आप कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं, जब आपने कार्टेशियन प्लेन भी पढ़ा होगा क्लास 9, 10 में, तब जैसे कि कोई पॉइंट लोकेट करता था 1,4, ठीक है। तो सपोज दैट 1,4 जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो x1 यहाँ होगा, 4 यहाँ कहीं होगा, तो ये 1,4। अब बच्चे क्या कहेंगे सर यहाँ पर जैसे हमने 1,-2 लिखा था, -2,1 कर दें, तो वैसे ही इसमें भी 1,4 को 4,1 कर दें। बट बेटा ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा ही हम ये करेंगे तो बेटा ये पूरा पॉइंट ही चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। क्यों? 4,1 यानी कि अब x4 हो गया और y1 हो गया, जो कि ये यहाँ मिलेगा। और इन दोनों पॉइंट में बेटा जमीन आसमान का अंतर है, यानी कि बहुत दूर पॉइंट है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी कि जिनको हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। और हमेशा ऑर्डर्ड पेयर बेटा इस ब्रैकेट में लिखे होंगे और साथ में बीच में कॉमा होगा। कभी भी आप x के आंसर में ये लिखें या ना लिखें, जहां पर ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जहां पर मायने करेगा ऑर्डर, तो उसको आप हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर और कॉमा लगा के लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं दिक्कत। इसके बाद बेटा एक चीज आप और पढ़ के आए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास 11th में। क्या पढ़ के आए थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जल्दी से हम जरा आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। बच्चा अभी हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर बताया, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको पता होना चाहिए। मे भी आप सभी लोग क्लास 11 में पढ़ के आए। तो चलो देखते हैं बेटा क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज हमारे पास कोई दो सेट है, सपोज हमारे पास कोई दो सेट है। एक सेट है ए में हम मान लेते हैं ए सेट है जिसमें 1, 2, ठीक। एक और सेट है, एक मान लेते हैं बी, जिसमें क्या क्या है 3, 4 एंड 5, ठीक है। हमारे पास दो सेट दिख रहे हैं आपको, एक ए सेट दिख रहा है, एक आपको बी सेट दिख रहा है। अब आपसे कह दिया जाए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। क्या बताइए? ए क्रॉस बी बताइए। देखो कितना सिंपल होने वाला है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। चलो बेटा इसके हर एलिमेंट का उसके हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाना होगा। देखो 1 का पहले आप बनाएंगे किससे? 3 से। फिर 1 का आप बनाएंगे किससे बेटा? 4 से। फिर आप 1 का किससे बनाएंगे बेटा? 5 से, ठीक बच्चा। फिर आप 2 का बनाएंगे 3 से बेटा। फिर आप 2 का बनाएंगे 4 से। फिर बेटा आप 2 का बनाएंगे 5 से। आई होप इतना समझ में आया होगा। बस यही बेटा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देख लो आप इसके हर एक एलिमेंट का आपने उसके हर एक एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाया हुआ है, रिलेशन बताया हुआ है। 1 का 3 से भी है, 1 का बेटा आपने 4 भी किया, 1 का 5 से भी है। वैसे ही बेटा एज इट इज आपने 2 का 3 से भी किया है, 2 का 4 से भी है, 2 का 5 से भी है। बेटा यही आपका क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड बी का। बच्चा इस बात का ध्यान रखो, ऑर्डर्ड पेयर इसमें ध्यान रखना। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोल रहा हूं 1, 3
को हम 3,1 नहीं लिख सकते। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसको क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, A क्रॉस B में ये नहीं लिख सकते हैं बेटा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना जो मैं समझा चुका हूं ऑर्डर्ड पेयर में। अच्छा एक चीज और, कुछ सिमिलर केसेस होते हैं। अच्छा क्या A क्रॉस B एक सेट है? जैसे A और B एक सेट है तो क्या A क्रॉस B भी एक सेट है? हाँ बेटा, A क्रॉस B भी तो सेट है, तभी तो हमने इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है A क्रॉस B इज ऑल्सो अ सेट। अच्छा एक चीज और, बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है सर क्या A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होगा? बेटा नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू। कुछ इसके स्पेशल केसेस अलग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जहां पर दोनों एक ही सेट हो तो वहां की बात नहीं कर रहा हूं, बट यहां पर A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल नहीं होने वाले हैं। आप चाहो तो करा के सॉल्व करके देख भी सकते हो। मे बी इतना समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? ओके, वेरी गुड बच्चा। तो हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या सीख लिया? जल्दी से ऑर्डर्ड पेयर सीख लिया हमने बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ लिया, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है बच्चा। तो सुनो बेटा, जो रिलेशन है ना उसका शाब्दिक मतलब जानो क्या होता है बच्चा। शाब्दिक मतलब होता है संबंध, हिंदी में भी इसको संबंध कहते हैं। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए संबंध में, जैसे रिलेशन बनाने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे माता पिता, बाप बेटा भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल दो, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, स्टूडेंट एंड टीचर। इनमें हर चीज में आपको एक चीज कॉमन दिख रही हो क्या? किसी भी रिलेशन में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। तो बच्चा बस यही तो रिलेशन है। रिलेशन क्या है? संबंध बेटा, जिसमें कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। तो अभी हम क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th में देखो रिलेशन के बारे में क्या क्या बताया गया है बच्चा। रिलेशन किसी भी दो सेट, जैसे कोई दो सेट ले लो आप, एक सेट ले लिया आपने A, हमने लिख दिया कोई भी एक सेट लिख दिया, ऐसे सपोज एट 1 2 3। एक सेट हमने लिया B, उसमें क्या लिख दिया हमने 4 5 एंड 6। तो बेटा ये A सेट और B सेट दिख रहा है ना, A और B का रिलेशन किस हिसाब से हो सकता है? A और B का अगर आपसे बोले रिलेशन बताओ तो बेटा A के सभी एलिमेंट का B के सभी एलिमेंट से जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन रहे होंगे वो सब हम लिख देंगे। मतलब देखो पहले आप क्या लिखोगे, अगर हम देखा जाए तो बेटा एक तरीके का हम इसमें रे डायग्राम से, अब ये सपोज सेट A है, ये सेट B है, 1 2 3 बेटा, 4 5 एंड 6। देखो 1 का किससे किससे रिलेशन बन रहा है बेटा? 1 का देखो 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है, यानी कि 1 का 4 से भी, 1 का 5 से भी और 1 का 6 से भी, है ना। 2 का बेटा 2 का 4 से भी, 2 का भी 5 से और 2 का 6 से बेटा, 2 का 4 से, 2 का 5 से एंड 2 का भी 6 से। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। 3 का भी बेटा 4 से हो सकता है, 3 का 5 से हो सकता है और 3 का 6 से भी। तो 3 का 4 से भी हो सकता है, 3 का 5 से भी हो सकता है, 3 का 6 से भी हो सकता है। बेटा जितने भी पॉसिबल हमारे रिलेशंस के पेयर थे, जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए, उन सभी का एक सेट है। ये देख लो, इसको एक सेट के रूप में लिख दिया हमने। तो अब गौर से देखो, ये जितने भी इसके एलिमेंट इससे रिलेशन बना पा रहे थे वो सारे हमने लिख दिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, सॉरी बेटा एक मिनट, हाँ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चा, तो आप ये देख रहे हैं ये A क्रॉस B दिख रहा होगा आपको। देखो अभी अभी आप A क्रॉस B पढ़ के आए हो, देखो A क्रॉस B यही तो था आपका। A का इन सबसे रिलेशन था, 2 का इन सबसे था, 3 का भी इन सबसे था। तो गौर से देखो ये वही दिख रहा है आपको A क्रॉस B। क्रॉस B क्या लिख सकते हैं? एक तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B बेटा। एक तरीके से अगर कोई पूछे A क्रॉस B क्या है, तो देखो A क्रॉस B आपको डेफिनेशन में मिल गई, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B बेटा। अब देख लो गौर से। अच्छा इसको कैसे नोटिफाई कर सकते हैं? इसको हम ऐसे बता सकते हैं A टू B। अगर A का B से रिलेशन बताना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रिलेशन को कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं आप? ऐसे भी कर सकते हैं। ये बताता है कि A का B से रिलेशन। ओके बेटा, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जल्दी से देखो और हम इसके आगे समझा देते हैं।
तो हम लोग कुछ सम स्पेसिफिक रिलेशन पढ़ते हैं, मतलब ये स्पेसिफिक क्या वर्ड आपने सर यूज किया, कुछ भी ऐसा नहीं है, परेशान नहीं होना है बच्चा। हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा जान लेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं मैथ्स में हाउ एंड व्हाई का आंसर होना चाहिए, तो तभी क्लियर होगा जब हमारा बेस मजबूत होगा बेटा। देखो सम स्पेसिफिक रिलेशन समझने से पहले हम कोई दो सेट ले लेते हैं, छोटे से सेट लेंगे, एक कोई ए सेट ले लेते हैं 1 2, एक बी सेट ले लेते हैं 3 and 4, छोटे से लिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर इनमें देखा जाए तो 1 का 3 से, 1 का 4 से भी रिलेशन है, हो सकता है 2 का 3 से भी हो सकता है, 2 का 4 से भी रिलेशन पॉसिबल है। अब वो तो क्वेश्चन पे और जो हमारे पास सेंटेंस आएगा उस पे डिपेंड करता है जो रिलेशन क्या कह रहा है। सपोज दैट अभी हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, जरा लिख लें पहले तो। ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रिलेशंस इन एलिमेंट इन सेट ए टू एलिमेंट इन सेट बी। चलो क्या आएगा, 1 का 3 से, 1 का 4 से बेटा, ठीक है, 1 का 3 से, 1 का 4 से, और 2 का भी 3 से, 2 का भी 4 से। ये क्या है, ऑल जितने भी सेट्स पॉसिबल हैं रिलेशन के उन सभी का एक सेट है। ओके, अब देखो एक रिलेशन हम कोई लेते हैं R1, सपोज दैट R1 रिलेशन जो A to B है, क्या लेते हैं हम, x, y, वेयर y इज ग्रेटर देन x ले लेते हैं, ठीक है, वेयर x इज बिलोंग्स टू A सेट एंड y बिलोंग्स टू B सेट। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये रिलेशन क्या कह रहा है, एक रिलेशन है x और y, x क्या है जो सेट A से बिलोंग कर रहा है, B क्या है, y क्या है जो सेट B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, ऐसा रिलेशन लिखो जहां पर y जो है x से बड़ा हो। देखो बेटा, देखो इनके बीच में आओ, y जो x से बड़ा हो, 1 और 3, देखो ये आपको x बिलोंग कर रही है, इसके एलिमेंट y कहलाएंगे बेटा। 1 और 3 का अगर रिलेशन है, सपोज लिख देते हैं, तो क्या इसको ये वेरीफाई नहीं कर रहा है? देख लो y क्या कह रहा है, x से बड़ा होना चाहिए, है ना, बिल्कुल है। 1 का अगर 4 से कर दें, देखो 1 का 4 से जो रिलेशन हम बता रहे थे, क्या इसको वेरीफाई नहीं कर रहा बच्चा? y क्या कह रहा है, x से बड़ा होना चाहिए, तो ये y है हमेशा, और ये आप हमेशा पहले वाला आपका जो भी एलिमेंट होता है वो सेट A से बिलोंग करता है, बाद वाला एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है। तो पहले वाला x है और बाद वाला B है, तो देख लो जो y है x से बड़ा है या नहीं है, बिल्कुल है। ऐसे ही बेटा आप 2 और 3 का अगर लिखना चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, अभी भी y जो है x से बड़ा है। अगर आप यहाँ पर ये लिखना चाहो क्या, 2,4, क्या नहीं लिख सकते हो बेटा? बिल्कुल लिख सकते हो, अभी भी ये इस रिलेशन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। बेटा ये रिलेशन की कौन सी फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। जब रोस्टर फॉर्म में लिखा तो ये हमारा रिलेशन मिल गया। अब देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं कि हमें ये क्या मिल गया, हम देख रहे हैं कि हमें A क्रॉस B मिल गया बेटा। जो ये R1 रिलेशन है वो क्या मिल गया, A क्रॉस B। अगर कोई रिलेशन हमें A क्रॉस B ही देता है, यानी कि वही उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दे देता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं बेटा, दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बेटा। बहुत से बच्चों को यूनिवर्सल रिलेशन में कंफ्यूजन था, तो अब नहीं होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है समझ गए, जब ऐसे दो सेट के बीच में रिलेशन बताया जा रहा हो और वो रिलेशन जो हमें ये R1 रिलेशन है वो हमें क्या दे दे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे दोनों ही सेट का, तो उस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। एक चीज और ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हर जगह वेरीफाई भी कराएंगे, क्या, कोई भी जो रिलेशन होगा ना वो क्या होगा बेटा, सबसेट और इक्वल टू होगा A क्रॉस B का। यहाँ A क्रॉस B क्या है, यानी कि जिनके बीच में हम रिलेशन बताएंगे, A और B के बीच में बता रहे तो A क्रॉस B, अगर A और B की जगह C D होता तो यहाँ C और D हो जाता। तो ये क्या है, कोई भी रिलेशन जो होगा वो A क्रॉस B का सबसेट या इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये R1 देख लो, R1 तो इक्वल है ना A क्रॉस B के, और भी जितने भी रिलेशन आप लेंगे वो सभी इसके क्या होंगे बेटा, सबसेट होंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज रह गई, क्या रहेगी, जो हमें पहले बता देनी चाहिए थी लेकिन अब बता देते हैं। क्या, अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है, तो बेटा ये ध्यान रखना, अगर कोई भी पूछ ले नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट ए एंड बी, या नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल जो भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ऑफ सेट ए एंड बी। बेटा उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर क्या, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब समझो 2 की पावर नंबर ऑफ ए का मतलब हो गया ए सेट जो पहला सेट है उसमें जितने एलिमेंट हैं इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर बेटा इसमें कितने एलिमेंट हैं 2 इंटू इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी इत्तेफाक से 2, यानी कि बेटा 2 की पावर 4 यानी कि 16 रिलेशंस पॉसिबल हैं। कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों सेट में टोटल रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो आप तुरंत फॉर्मूला क्या लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इन रिलेशंस क्या, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट फर्स्ट जो भी सेट फर्स्ट होगा, यहाँ ए है तो ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो भी सेकंड सेट होगा। तो आप देख रहे हैं क्या आ गया आपका आंसर 16। तो अब ये क्या है, ये से R1 है, एक पहला एक रिलेशन है, ऐसे भी 15 रिलेशन और आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको R2 एक और रिलेशन देके समझाते हैं, R3 भी समझाते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। बेटा आप लोगों ने भी एक R1 रिलेशन देखा, अब हम आपको एक R2 रिलेशन लेते हैं कोई भी समझाने के लिए। सपोज दैट एक R2 रिलेशन लेते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B। क्या लेते हैं, चलो देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं पहले तो एक्स वाई। बच्चा एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स जो होता है हमारे सेट ए के एलिमेंट होते हैं और जो वाई है यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट है। वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b सेट। ठीक, देखो एक ये रिलेशन हमने लिया है बच्चा, क्या लिया है बेटा, x कॉमा वाई वेयर x इज ग्रेटर देन y। अब x जो है वो y से बड़ा है एंड x क्या है बेटा, सेट a से बिलोंग कर रहा है एंड y क्या बेटा, सेट b से बिलोंग कर रहा है। चलो देखते हैं ऐसे कौन से हमें पेयर मिल सकते हैं जो इस रिलेशन को क्या कराएं, सेटिस्फाइड कराएं। चलो देखते हैं बेटा 1 और 3, देखो 1 3 मिल रहा है, 1 4 मिल रहा है, तो 1 और 3 में देख लो बेटा 1 आपका 3 से छोटा, यानी कि इस कंडीशन में ऐसा नहीं आ रहा है कि आपको x बड़ा मिले। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहां पर आप x को बड़ा पाएंगे y से, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। किसी भी पेयर आपको ऐसा नहीं मिलने वाला, आप देख लो। अच्छा आपको पता है सारे रिलेशन क्या होते हैं, सारे रिलेशन होते हैं सबसेट किसके, a क्रॉस b के, यानी कि a कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इन दोनों का, दोनों सेट की बात कर रहा हूं। तो देख लो यहीं पर देख लो, यहां ऐसा कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जहां पर x बड़ा हो y से, नहीं है। तो इसका मतलब यहां ये मिलना ही नहीं है। तो इसका मतलब R2 रिलेशन क्या आएगा, R2 रिलेशन यानी कि एक नल सेट जिसको हम लोग बेटा फाई से भी नोटिफाई कर देते हैं, है ना। तो बेटा ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, जहां पर हमें फाई मिले बेटा उस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं बेटा, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। समझ जाओ, बहुत सिंपल है बेटा। एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं बेटा, जब हमें रिलेशन कैसा मिले, फाई यानी कि उसमें कुछ भी ना मिल रहा हो, तो वो हमारा होता है एम्प्टी रिलेशन। तो हमने दो रिलेशन पढ़े, कौन कौन से भी पढ़े, एक यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा एम्प्टी रिलेशन। आप दोनों चीजों को गौर से अगर देखेंगे बेटा तो आपको ये दिख रहा होगा, ये भी इसका सबसेट है A क्रॉस B का एंड R2 भी सबसेट है, क्योंकि फाई तो किसी का भी सबसेट हो सकता है ना। आधे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं कि सबसेट क्या होता है। बेटा सबसेट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास सेट है वो इसके अंदर उसके एलिमेंट जरूर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। तो मे भी आपने एम्प्टी समझ लिया, यूनिवर्सल समझ लिया, एक आपको और रिलेशन लेके हम समझा देते हैं। बेटा अब हम लोग एक R3 रिलेशन देखते हैं, ठीक है। देखो R3 कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं हम, फ्रॉम सेट A टू B। क्या लेते हैं, देखते हैं x कॉमा वाई, y इज इक्वल टू x प्लस 2 where x belongs to A and y belongs to B सेट। ठीक बेटा, तो चलो देखते हैं ऐसा रिलेशन, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं। R3 इज इक्वल टू, कह रहा है x बराबर जरा 1 रख लो बेटा, यहां तुम x बराबर क्या रखो 1। तो x बराबर जब आपने 1 रखा तो y आपको क्या मिलेगा 3। तो बेटा मिल रहा है, क्या ये इस रिलेशन में आ रहा है, हाँ इस रिलेशन में y 1,3 तो मिल रहा है ना हमें, ठीक है। अब आप x बराबर 2 रख लो, x बराबर क्या रख लो
2, तो बेटा y आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, लिख दो बेटा। हाँ 2,4 का भी एक रिलेशन था इसके अंदर। अब क्या तो सर x बराबर 3 रख ले, नहीं रख सकते बेटा, x तो है ही नहीं ना 3, जब वो है ही नहीं तो रखेंगे कहां से, यानी कि जो R3 है उसका हमें रोस्टर फॉर्म हमें मिल गया, तो ये है हमारा R3 रिलेशन। अब गौर से देखो बेटा, जो ये R3 है ना, ये भी सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। बच्चा देख लो, हमने आपको बोला था R1 भी इसका सबसेट है, R2 भी इसका सबसेट दिखा, क्योंकि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, यूनिवर्सल तो था ही इसका सबसेट। और ये बेटा देखो, ये भी 1,3 भी इसके अंदर है और 2,4 भी इसके अंदर है, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या बेटा, R3 सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ओके, A क्रॉस B का मतलब हो गया A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का एक सबसेट है R3 रिलेशन है। तो यहां से ये निकल के आता है बेटा क्या, कि कोई भी रिलेशन अगर दो सेट के बीच में हम ले रहे हैं, कोई भी रिलेशन, तो बेटा वो हमेशा उन सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यानी कि हमने कल भी लिखाया था, फिर भी लिख लो इस इंपॉर्टेंट चीज को, आई मीन कल का मतलब पहले वाले वीडियो में क्या लिख लो, R इज सबसेट एंड इक्वल टू A क्रॉस B। हमेशा R का मतलब हो सकता है कोई भी रिलेशन, A और B का मतलब हो गया जिन दो सेट के बीच में रिलेशन बताया गया है। R पहला वाला सेट है, B बाद वाला सेट है। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा इसको। नाउ बच्चा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशन इन अ सेट A। बेटा क्या चीज, रिलेशन इन सेट A। मतलब क्या हुआ बच्चा, रिलेशन इन सेट A, इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हम दो अलग अलग सेट्स का रिलेशन पढ़ रहे थे, A का B से पढ़ रहे थे, C का D, यानी कि दो अलग अलग सेट थे हमारे पास। बट रिलेशन इन सेट A का मतलब होता है सेट A का ही सेट A से रिलेशन करेंगे। बेटा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध। यानी कि जब भी आपको रिलेशन इन सेट, कोई भी सेट हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी, कुछ भी, तो इसका मतलब ये होता है बेटा उसी सेट का हम उसी में क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सेट ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3, ठीक, इसी का इसी से रिलेशन बनाना, 1 2 3। ओके बेटा, तो जब उसी सेट का हम उसी सेट में रिलेशन बताते हैं बेटा, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेशन इन सेट A। और यही हमें पढ़ना है पूरे 12th में। ठीक है, तो देखो सपोज दैट, अच्छा इसके लिए भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ लिए, देखो पहला तो रूल इसका क्या है, पहला रूल है इसमें जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे सबसेट एंड इक्वल टू होंगे किसके बेटा, A क्रॉस A के। आई थिंक इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दूसरे नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, अभी जो हम सारे प्रॉपर्टीज पढ़ के आए ना, वो सब हम इसके लिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट। बेटा वहां हम क्या पढ़ते थे, सेट B, लेकिन यहां तो सेट A ही पढ़ेंगे ना। सेट A का ही सेट A से रिलेशन बता रहे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल है बेटा, फॉर्मूला पढ़ा क्या, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट भी हमारा A है, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सेकंड सेट भी हमारा यहाँ क्या है, A है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसके लिए देखें तो क्या आएगा बेटा, इसमें भी हमारे 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, यानी कि 2 दी पावर 3 इंटू 3 यानी 2 दी पावर 9 बेटा। ओके, थर्ड वन पढ़ते हैं, सेकंड आपने देख लिया, एंड थर्ड वन देखो बेटा क्या था, अगर कोई रिलेशन है, सपोज दैट R1, कोई R1 या कोई भी रिलेशन हो सकता है, अगर वो A क्रॉस A के इक्वल है तो वो बेटा क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं बेटा। एंड एक और चौथा पॉइंट बेटा देख लेते हैं, अगर कोई और एक रिलेशन है, सपोज हम R2 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ R1 R2 कोई भी एनी रिलेशन हो सकते हैं इनके बीच में, अगर वो हमारा फाई है, क्या है, फाई है बेटा, उस कंडीशन में ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन बेटा। ओके,
आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक छोटी सी और बता देता हूं, ये दोनों जो रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्पटी रिलेशन, इनको हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं, TRIVIAL। ओके, आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जल्दी से देखो हमने क्या पढ़ा, हमने रिलेशन इन अ सेट ए पढ़ा। व्हाट इज अ रिलेशन इन अ सेट? अगर कोई पूछे तो बेटा उसी सेट का उसी सेट में रिलेशन बताना। ओके, वो क्या कहलाता है? रिलेशन इन अ सेट ए। तो भाई इसकी भी सारी प्रॉपर्टी इसमें भी वही लगेंगी, क्या कि कोई भी रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट या इक्वल होगा उसके, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट ए, बेटा क्योंकि ए का ए ही तो बता रहे हैं, तो वहां फॉर्मूला बेटा यही वाला लगेगा जो पहले लगा था। तीसरा नियम बेटा हमने क्या पढ़ा था? R1 इज इक्वल टू, अगर A क्रॉस A है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, R1 या कोई भी रिलेशन हो सकता है। ऐसे ही R2 अगर हमें फाई दे रखा है तो हमारा कहलाएगा एम्पटी रिलेशन। और इन दोनों रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। अब हम चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। बच्चा टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको लिखाएंगे भी अच्छे से, ताकि आप अपने कॉपी में नोट्स बना लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। और अब इस बात का ध्यान रखना है, जो जो रिलेशन से टाइप पढ़ेंगे उनमें आपको डिफरेंस भी समझते हुए चलना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है। सबसे पहले हम इसे पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी रिलेशन, है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? तत्समक संबंध कहते हैं। तो बहुत से बच्चों को रटवाया जाता है, वो याद कर लेते, डेफिनेशन नहीं बेटा। आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है बेटा? आइडेंटिटी का मतलब होता है, एक तरीके से देखा जाए, सेम या पहचान। बहुत से लोग बोल देते हैं आइडेंटिटी कार्ड हमारा पहचान, तो हमारा खुद का ही ना, तो एक तरीके से वो सेम हुआ। तो ऐसे रिलेशन जिनमें क्या हो, हमारे अपने जैसा ही पेयर हमको वापस मिले रिलेशन में, तो वो हमारे कहलाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। चलो समझते हैं, लिखवाते हैं और अच्छे से। जैसे सपोज दैट आप लोग हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। हिंदी में आपने क्या पढ़ा बताया बेटा? हमने इसको तत्समक संबंध। हिंदी इंग्लिश में बेटा जरूर बाय लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं क्या है बेटा। आर बी a relation in set A। जैसे कोई एक सेट, क्या लिखा? R माने रिलेशन है किसमें? सेट A का कोई एक रिलेशन है। इसका मतलब तो पता है ना, R इन अ सेट A का रिलेशन इन अ सेट A का मतलब A का A से ही हम क्या बता रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। तब कोई हो सकता है रिलेशन, जैसे हम ले लेते हैं सेट A, क्या ले लेते हैं? A B एंड C ले लेते हैं, स्मॉल लेटर में ले ले, क्या दिक्कत है? ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन समझो पहले। तो क्या डेफिनेशन अगर लिखने को आ जाए तो आ रिलेशन आर इन सेट ए सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन when every element of set A is related to itself also ओनली की जरूर होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या? देखो मैंने लिखा, अगर आइडेंटिटी रिलेशन को वेल डिफाइंड करने का मतलब आ जाए कि डिफाइन करके बताओ एज अ डेफिनेशन, तो क्या? अ रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है किसमें? सेट ए में ही, सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, यानी कि तत्समक संबंध कहलाएगा कब? जब व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब सेट ए का सभी एलिमेंट, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, जितने भी एलिमेंट हैं, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वो अपने से ही क्या हो? रिलेटेड हो। जैसे क्या? चलो लेते हैं सेट ए, ले लेते हैं A B C, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक A सेट लेते हैं, A B C, A B C, ठीक है बेटा। तो अब देखो
जब इसका ए से हम रिलेशन सेट ए का ए में रिलेशन बताएंगे तो ए का ए से एक रिलेशन होगा, ठीक, बी का बी से भी एक रिलेशन होगा, कोई ना कोई जरूर होगा बेटा, सी का सी से भी कोई रिलेशन जरूर होगा, बिल्कुल होगा। तो बस बेटा ये हमारा जो रिलेशन आया निकल के, यही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। देख लो, अब एक तरीके से देख लो, जहां डबलेट हो, डबलेट का मतलब डबल हो, जो पहला टर्म होगा वही दूसरा टर्म होना चाहिए, तो बस वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और इस ओनली का मतलब क्या है? ओनली का मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए से रिलेशन बना सकता है तो ए बी से भी तो बना सकता है ना, लेकिन ए बी से जरूर बनाएगा, लेकिन फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा कि ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से आइडेंटिटी रिलेशन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डबलेट होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा बच्चा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? सोहतुल्य संबंध बेटा। ये इसलिए मैंने पहले लिख लिया, टाइम ना वेस्ट हो आपका। तो बेटा क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपको पता है रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने, साइंस में पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? हमें अपने जैसा दिखाई दे, एक तरीके से वो आइडेंटिटी में भी यही था, इसमें भी यही है, हमें अपने जैसा दिखाई देने वाला, लेकिन साथ ही साथ क्या, साथ ही कैन बी रिलेटेड टू अदर्स एज वेल एज, और किसी और से भी रिलेशन हो सकता है। यानी कि अगर हम पूरी डेफिनेशन पढ़ें तो देखो क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर्स एज वेल एज। अगर उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो बेटा उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हर सेट का, हर एलिमेंट का उसके साथ वाला पेयर होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पेयर है तो वो भी इसमें मान लिया जाएगा। अगर अब बात करें आइडेंटिटी रिलेशन की और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या है, तो देखो दोनों में डिफरेंस जानो क्या है। जो आइडेंटिटी रिलेशन था उसमें सिर्फ उसका ही पेयर था, इटसेल्फ ओनली, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेयर नहीं हो सकते थे। बट जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें खुद का तो पेयर सारे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एवरी लिखने का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब पहले सेट की जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद का एक अपना पेयर होना चाहिए, सेम टू सेम जिसे कह सकते हैं। उसके बाद कैन बी रिलेटेड टू अदर्स, अगर वो किसी और से भी हैं तो वो हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे हिसाब से बेटा, इतना किसी को समझने में डेफिनेशन में। तो चलो एक एग्जांपल लेके हम समझा देते। सपोज देखो बेटा, हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल लेके, जैसे कि कोई एक सेट लेते, पहले सेट 1 2 एंड 3, एक सेट हमने लिया इसमें 1 2 एंड 3 है। तो हमने क्या किया, लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। ठीक है, कोई एक आर रिलेशन हम ले रहे हैं जो इस सेट ए में ही है। जैसे क्या लिख दे रहे हैं अपने मन से, आर इज इक्वल टू, देखो सेट ए बना देते हैं मेजरमेंट आपको देखने के लिए, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसमें रिलेशन बता रहे हैं हम। देखो 1 का 1 से रिलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। 2 का 2 से रिलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। 3 का 3 से रिलेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है बेटा, है ना। एंड साथ ही साथ क्या 1 का 2 से पॉसिबल नहीं? रिलेशन तो पॉसिबल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्या 1 का 3 से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या 2 का 1 से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एंड ऐसे ही 3 का किसी और से, 3 का मान लिया 2 से हो सकता है, हो सकता है। तो बेटा देखो एक ये रिलेशन आया हमारे पास, ठीक है, ये क्या आया, एक हमारे पास रिलेशन आया। तो इस रिलेशन को जरा अच्छे से समझना बेटा, है आप गौर से देखो इस रिलेशन में। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि बेटा ये इतनी डेफिनेशन को तो फुलफिल कर गया। कह रहा है एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि इसके सभी एलिमेंट अपने से रिलेटेड होने चाहिए थे, जो कि हैं। फिर कह रहा है एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर्स एज वेल एज, एंड अगर किसी और से भी है तो वो भी हो सकते हैं। तो देखो 3 4 हमने और ऐसे लिख दिए। तो बस बेटा ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इस बात को ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिल्कुल है, इतना पार्ट उसमें होना जरूरी है। यानी कि अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो आइडेंटिटी के टर्म को भी इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। यानी कि अगर हम देखा जाए तो ये लिख सकते हैं कि ये हमें जरूरी है, और इतना हमारा जो पार्ट है ये ऑप्शनल है, ये हो या ना हो बट ये होना चाहिए। एक और रिलेशन हम लेके समझाते हैं। देखो सपोज दैट
R2 को रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, चलो इतना ही ले लेते हैं। अब हमसे कोई ये पूछ ले बेटा कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो बेटा बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसे पता बेटा, इतनी डेफिनेशन कोई तो ये हमारा वेरीफाई कर रहा है ना, क्या एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो सभी एलिमेंट अपने से रिलेट कर रहे हैं ना। देखो 1 1 2 2 3 3। अब आधे बच्चे क्या कहेंगे सर आगे वाली, तो उसने बोला है ना कैन बी रिलेटेड टू अदर सेल, हो सकते हैं और नहीं भी, इज दैट क्लियर। तो इससे ये निकल के क्या आया, जो अभी अपने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा हुआ है बेटा, वो आइडेंटिटी रिलेशन भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। ओके, बट ये ध्यान रखना सभी रिफ्लेक्सिव हमारे आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिटी हमारे रिफ्लेक्सिव कहला सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। डबलेट वाला रूल बिल्कुल याद रखना, ये डबलेट जरूर होना चाहिए। आई होप समझ में आया, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। जब हम लोग तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, क्या है तीसरा टाइप, सिमेट्रिक रिलेशन। बेटा जब हम लोग छोटे क्लासेस में होते हैं ना, तो मैथ्स में एक चैप्टर होता है सिमेट्रिक द डायग्राम्स। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम ये खड़े हैं, दो बराबर पार्ट, एक जैसे दिखने वाले पार्ट, क्या हमारा सिमेट्रिक हो सकता है? अगर कोई पूछेगा तो हाँ, हम ऐसे अपने आप को अगर बिल्कुल ऐसे काटते हैं, बिल्कुल पूरा ऐसे काट दे, तो दो धड़ हो जाएंगे हमारे, दो साइड, एक इधर एक इधर, और दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। तो कुछ कुछ में पॉसिबल होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है, जिनमें पॉसिबल होता था उसमें हम कर देते थे। वैसे ही उसी टाइप का है सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर, यानी कि देखो क्या, देखो मैंने लिखा रिलेशन ऑन अ सेट ए, अभी हम लेके समझाते हैं। इज कॉल्ड सिमेट्रिक कब, इफ A, B बिलोंग्स टू R। R का मतलब अगर कोई A, B R सेट से, सॉरी R रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो उस रिलेशन से हमारा B, A भी बिलोंग करना चाहिए, अगर उसे सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल करना है। मतलब क्या, तो चलो A सेट को हम बना देते हैं फिलहाल। ठीक है बेटा, तो देखो क्या कह रहा है, सपोज दैट R कोई रिलेशन है, एक का बेटा दो से रिलेशन क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। क्या बेटा एक का तीन से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आधे कह रहे हो सर एक का एक से नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, समझा रहे हैं। क्या बेटा दो का एक से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या बेटा तीन का दो से नहीं हो सकता है, या तीन का एक से नहीं हो सकता है? हो सकता है। देखो बेटा ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ना, इस रिलेशन को हम सिमेट्री रिलेशन कहेंगे। कैसे? बच्चा कह रहा था ना A, B, यानी कि सपोज दैट ये A है, ये B है, अगर ये इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 1, 2 है, यहाँ कहीं 2, 1 तुम्हें मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। देखो तो इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई कर गया। फिर आपको 1, 3 दिखा, तो 1, 3 अगर इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि A और B अगर ये है, ये इससे बिलोंग कर रहा है बच्चा, तो 3, 1 भी इससे बिलोंग करना चाहिए। देखो कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। बस जिसकी वजह से किसका एग्जांपल हो गया बेटा? एक सिमेट्री रिलेशन का हो गया। तो बेटा एक R1 रिलेशन लेते हैं, कोई भी एक रिलेशन R1 ले लेते हैं। सपोज दैट 1 का जिसमें 1 से रिलेशन बताया जा रहा हो, 2 का 2 से बताया जा रहा हो, 3 का 3 से बताया जा रहा हो, और भी ले लेते हैं 1 का 3 से बताया जा रहा हो, 3 का 1 से बताया जा रहा हो। ठीक है, ये सपोज दैट ये हमने ले लिया। एक रिलेशन एक ऐसा है जिसमें ये हमें मिला, जिसका रोस्टर फॉर्म हमें ये मिला। तो चेक करते हैं क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सॉरी चेक करते हैं क्या ये हमारा सिमेट्रिक है। तो देखो बेटा सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करा रहा है कि नहीं। क्या कहता है सिमेट्रिक? अगर A, B किसी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस ही रिलेशन से B, A भी बिलोंग करने चाहिए। बिलोंग का मतलब होता है उसी में होना चाहिए। देखो 1, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है ना। अब आधे कहेंगे सर ये A और B इससे बिलोंग कर रहा है, अब B और A कहाँ? दूसरी बार B और A नहीं लिखा है, दूसरी बार 1, 1 नहीं लिखा है। बेटा तो एक बात तुमको पता है, ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं? सेट में, और सेट में कोई भी नंबर हम दो बार नहीं बताते हैं, ये तो पता होगा ना। क्योंकि अगर 1, 1 लिखा है, एक बार और लिख दे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना, जितने भी डबलेट होते हैं बेटा वो सिमेट्री की कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1, 1 का अपोजिट क्या होगा? 1, 1 ही होगा, जो कि लिखने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिख कर दिखाते हैं। ओके, इसलिए ये हमारी कंडीशन को वेरीफाई कर गया। ये भी कर जाएगा बेटा, ये भी तो कर रहा है ना। 3, 3 का उल्टा क्या होगा? 3, 3, जो कि ये लिखा हुआ है।
अब बारी आई 1,3, तो बेटा 1,3 का उल्टा क्या होगा 3,1, देखो वो भी तो लिखा हुआ है ना। तो बस इट इज अ बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। एक और रिलेशन ले लेते हैं कोई हम R2 1,2 एंड 2,1। तो क्या बेटा ये हमारा रिफ्लेक्स क्या हमारा सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। A, B अगर है इसमें तो B, A जरूर होना चाहिए। तो 1,2 है तो 2,1 है ना इसमें, तो ये हमारा कौन सा हो गया? सिमेट्रिक। सपोज दैट इसमें साथ ही साथ लिखा होता 3,2 और पूछता क्या ये हमारा सिमेट्रिक्स है? तो नहीं बेटा, तब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, बट ये कहां कर रहा है बेटा? 3,2 का उल्टा 2,3 होगा, जो कि इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। अभी हम 6-7 क्वेश्चन करा देंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखना। जितने भी कंफ्यूजन होंगे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव को लेकर, इसको सिमेट्रिक को लेकर, अभी अगला ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, सबके साथ एक क्वेश्चन करा देंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चौथा पार्ट पढ़ेंगे, क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। तो बच्चा चौथा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या होता है? काफी टिपिकल है बच्चा, लेकिन बहुत आसानी से समझाएंगे और आपको बड़ा मजा आएगा। बस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस कराएंगे सारे कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, व्हेन A, B बिलोंग्स टू R, R यहाँ पर कोई भी रिलेशन है, एंड B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, B और C किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये भी उसी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। देन A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि क्या मतलब और कह गए हम? समझो, अगर कोई एक रिलेशन है जिसमें A, B है एंड B, C है, तो उस रिलेशन में बेटा A और C भी होना चाहिए, अगर उसे ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को कराना है सेटिस्फाइड। मतलब क्या? देखो B, C अगर किसी रिलेशन में है तो उसमें A और C भी होना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। देखो सपोज दैट मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, A, B और B, C है, तो इसमें क्या होना चाहिए? A और C भी होना चाहिए। तो बस बेटा ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। यानी कि अगर सपोज दैट ऐसा होता A, B और B, C, बोल देता क्या है? ट्रांजिटिव है? बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A, B बिलोंग कर रहा है इससे, B, C बिलोंग कर रहा है इससे, लेकिन C, A, C से बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव। ओके, अब आधा इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी आधा कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जरा समझना। कोई एक रिलेशन है, R इज एनी रिलेशन, तो उसमें बोल दें सिर्फ A, B आ रहा है। क्या आ रहा है? A, B, और पूछ ले आपसे क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आप कह दोगे नहीं है, लेकिन बेटा गलत हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव रिलेशन आप कह सकते हो एक कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसने बोला है क्या? A, B अगर R से बिलोंग कर रहा है और B, C बिलोंग कर रहा है, तब ये होना चाहिए ना। बट यहाँ A, B है, B, C तो है ही नहीं ना, तो जिसकी वजह से आप इसको क्या कह सकते हो? ट्रांजिटिव भी कह सकते हो। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा बच्चा। जिसको भी इसमें दिक्कत है तो ये क्वेश्चन, इसी में एक और एग्जांपल करा दे रहे हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन जरूर देख लेना सब लोग, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी। तो बच्चों देखो, आपको ट्रांजिटिव रिलेशन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को काफी ज्यादा देखा गया है, तो आज से नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा अच्छे से समझना फ्री माइंड से। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन को हम और अच्छे से एक दो एग्जांपल से समझाते हैं। तो देखो कैसे, सपोज दैट हमारे पास एक सेट है A1 2 3, दोनों को A से एक रिलेशन बताएंगे। तो कोई एक रिलेशन है सपोज दैट R हमारे पास 2, 3, 3, 1 एंड 1, 2। ओके, चलो एक और रिलेशन कोई ले लेते हैं हम, ले लेते हैं 2, 3, 3, 2 एंड 2, भी ले लिया। देखो दो रिलेशन हमने लिए हैं। अब देखो हम आपको ये बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि ट्रांजिटिव कंडीशन तो सबको पता है ना। A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R अगर ट्रांजिटिव होना है तो सुनो जरा। अब आए बेटा, हम पहले हर एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हर एलिमेंट के लिए अगर ये A, B है
तो सबसे पहले तुम्हें बी और सी ढूंढना पड़ेगा, बी और सी। तो देखो बी सी कहाँ है, बी का मतलब बी सी वही होगा जो 3 से शुरू हो रहा हो, क्योंकि ये 3 से एंड है, तो अगर 3 से शुरू हो रहा है ये हमें मिल गया, ठीक है, ये हमें बी सी मिल गया। तो अब देखो ये ए बी बी सी, यानी कि इसमें कहीं ए सी है, ए सी क्या होगा आपका, ये देखो 2,1, बेटा 2,1 नहीं है इसमें। आप देख रहे हो 1,2 लिखा, लेकिन आपको 1,2 नहीं चाहिए, 2,1 चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। अब ट्रांजिटिव कब होता, अगर ये हमारा क्या होता 2,1। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो बेटा, ये काफी बच्चों को धोखा दे जाता है कि सर ये तो ट्रांजिटिव देखने में भी लग रहा है और है भी, आप कह रहे हैं नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूं नहीं है, क्यों नहीं, जरा देखना। 2,3 इसमें है, ठीक है, यानी कि A, B है, 3,2 इसमें है, वेरी गुड है, यानी कि ये इसके साथ 3 पेयर मिल गया, यानी कि 2,2 इसमें होना चाहिए था, जो कि है बेटा 2,2। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन बस यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं से परेशान हो जाते हैं। अभी ऊपर भी फिर समझाऊंगा, हमें हर एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ता है बेटा। आपने इस एलिमेंट के लिए चेक किया ना, तो पहला एलिमेंट ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करा रहा है, आप समझे। यस, अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। अब हम आगे आए जरा इस पे, अभी इस पे वापस आएंगे। अब देखो, अब इसको अगर हम A, B माने तो क्या यहाँ पहले देखो B, C है कहीं, B, C का मतलब हो गया बेटा 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट आपको दिख रहा है, देखो हाँ दिख रहा है बेटा, ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है, यानी कि 3,2 अगर हम इसको AB मान रहे हैं तो हमें BC मानने के 2 चांस दिख रहे हैं, एक ये भी BC लिख सकते हैं और इसे भी हम BC लिख सकते हैं। ऑर्डर में एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं में क्या बोलते हैं, मेन होता है, ये सोचो कि ये इधर है ये इधर, इससे कोई मतलब नहीं। तो चलो देखते हैं, अगर ये AB है और ये B, C है तो इसमें और क्या होना चाहिए बेटा, देखो 3,2 है, 2,2 तो इसमें 3,2 होना चाहिए बेटा, बिल्कुल 3,2 तो ये खुद ही है, तो बस ये तो वेरीफाई करा रहा है, वेरी गुड नाइस। अब आए इधर आए, जब इसमें देखा हमने ये 3,2 इसको A, B माना और इसको B, C, क्योंकि B, C तो इसे भी मान सकते हैं ना, क्योंकि B, C क्या होगा, अगर ये 2 से एंड हो रहा है तो 2 से हर वो एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा वो B, C होगा। तो चेक करते हैं जरा, देखो A, B ये है, अगर हमने इसको B, C माना है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। तो बेटा यहाँ कहीं 3,3 आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखो ओके, हमने देखो क्या किया, ये A, B अगर इसको मान रहे तो देखो पहले B, C ढूंढो। बार बार कह रहा हूं, B क्या होगा, जो इससे एंड हो रहा होगा। 3 है तो इधर देखो कहीं से 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, हाँ है बेटा, तो बस A, B, B, C मिल गया। तो देखो क्या AC है, 2,1 है कहीं, बिल्कुल है। ओके वेरी नाइस, ठीक है। अब हम आए इस पे, अब हमें इसको A, B मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको A, B मानना है तो देखो A ये है, B क्या है यहाँ 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है यहाँ बेटा, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट, यानी कि AB अगर इसको मान ले तो BC तो है ही नहीं, अगर BC नहीं है तो उसको मांगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमसे बोला है A और B और C अगर बिलोंग करते हैं तो AC को बिलोंग करना पड़ेगा, बट AB है यहाँ, BC इसके हिसाब से नहीं है, ठीक। ओके अब इस पे आए, इसको भी हम A, अगर B मान लें तो देख लो A2 है, B1 है, फिर वही बात आ गई ना, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। समझ रहे हो, AB, BC है तो AC को जरूर होना चाहिए, और सिर्फ AB है और BC नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा बेटा, ये एग्जाम्पल इसीलिए मैंने समझाया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आपके पास क्या लाएं, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हम सिमेट्रिक्स पहचानेंगे, कैसे हम ट्रांजिटिव पहचानेंगे और कैसे हम रिफ्लेक्सिव पहचानेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी चीजों को, सभी टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है ए, 4, 5, 6 है, तो हमसे कह रहा है कोई एक R1 रिलेशन है, तो ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक्स है, क्या ये ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव है। तो सुनो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। बेटा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन थी? रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन थी कि उसके अपने जैसे सारे पेयर होने चाहिए, यानी कि डबलेट मैंने आपको बोला था। यानी कि अगर 4 4, बिल्कुल देखो चेक करते हैं, 4 4 5 5 6 6, बेटा ये होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो है ना इसमें। यानी कि बेटा रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन को क्या कराता है? फुलफिल कराता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो ये है बेटा। ओके, अब बारी आई किसकी? सिमेट्रिक्स की। तो देखो सिमेट्रिक्स क्या कहता था कि हमारा अपोजिट, यानी कि अगर हमारे पास 1 2 है या ए बी है तो बी और ए उसमें होना चाहिए ना। तो चलो देखते हैं, 4 4 4 4 का बेटा अपोजिट भी 4 4 होगा। तो डबलेट जो होता है बेटा ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन को वेरीफाई कराता है, क्योंकि देखो 4 4 का बेटा अपोजिट क्या होगा? 4 4। तो बेटा सेट में कोई भी नंबर 2 बार तो लिखा नहीं जाता, क्योंकि एक्चुअल है तो ये रिलेशन एक सेट ही ना। तो ये तो हमारी कंडीशन को वेरीफाई करा गया, ठीक है। ओके, ये भी हमारी सिमेट्री कंडीशन को वेरीफाई करा गया, ये भी करा गया। अब बारी आई इसकी। तो बेटा ये 4 5 है, तो बेटा 4 5 है तो इसमें क्या होना चाहिए था? 5 4 भी होना चाहिए। देख लो, अगर सिमेट्रिक्स होना है तो 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 5 6, जिसकी वजह से सिमेट्रिक्स तो ये नहीं है, बस इसकी वजह से नहीं है, समझ लो। अब बारी आई बेटा ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव है या नहीं समझना अच्छे से। ओके, देखो क्या है ट्रांजिटिव, क्या कहता था? ए बी है, अगर बी सी है तो हमारे पास ए सी होना चाहिए। देखते हैं, चलो आओ बेटा। देखो अगर हम इसे ए बी मानते हैं, अच्छे समझना, ट्रांजिटिव ही समझना है। अगर इसे हम क्या मानते हैं? ए बी। देखो कोई बी सी कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है बेटा, बी सी हमको ये दिख रहा है। कैसे पता ये बी सी है? क्योंकि ये 4 से एंड हो रहा है और ये 4 से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है? बी सी है। तो चलो चेक करते हैं, ए बी बी सी, यानी कि ए सी। 4 5, बेटा 4 5 इसमें होना चाहिए, तो है तो 4 5। एक्चुअल में आपको ये भी बता दूं, ट्रांजिटिव भी जो है, सॉरी जो ट्रांजिटिव में भी डबलेट हमारा वेरीफाई कर जाता है। तो बेटा यस, पहला एलिमेंट तो पास हो गया, क्योंकि 4 4 5, तो बेटा 4 5 होना चाहिए, जो कि ये लिखा है। डबल बार तो लिखेंगे नहीं इसमें। ओके, ठीक है। अब आए हम दूसरे की तरफ, 5 5। तो देखो अगर हम इसे ए बी मानते हैं तो बी सी ढूंढो, क्या है? बी सी, बी हाँ है, ये देखो बी सी। तो बेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव कंडीशन को वेरीफाई कराएगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूं 5 5 5 6। तो इसमें क्या होना चाहिए? 5 6 होना चाहिए। देखो ये दे रखा है 5 6, दोबारा तो लिखेंगे नहीं। ओके, अब आए हम किस पे? 6 6 पे। तो देखो बेटा 6 6 है, तो ये अगर इसे हम ए और बी मानते हैं तो बी और सी चेक करना पड़ेगा। तो बी सी देखो कहीं है? पहले तो बी सी है ही नहीं इसमें, क्योंकि बी सी के लिए क्या चाहिए था? अगर ये 6 से एंड हो रहा है तो 6 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, जो कि ये खुद ही है, तो इसको तो डबलेट ये तो हमारा वेरीफाई करेगा, यानी कि ये भी हमारा किसको? ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कराता है। अब हम किस पे आए? इस पे आए, सब एलिमेंट पे चेक करना होता है। तो बेटा अगर हम इसको ए और बी मानते हैं तो हमें बी सी ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? बी सी। तो देखो बी सी क्या है? बी सी हमें मिल गया। देखो ये भी बी सी हो सकता है और ये भी बी सी। देखो यहाँ पर दो चीजें बी सी मान सकते हैं ना, यही चीज तो समझना है। अगर ये 4 5 है, देखो ये 5 6 भी मिल गया आपको यहाँ, और यहाँ आपको 5 5 भी मिल गया। अगर आपने इसको ए बी माना तो ये भी बी सी का होने का पूरा हकदार है और ये भी बी सी होने का पूरा हकदार है। तो देखो ए बी और ये बी सी अगर मानते हैं तो ए सी क्या होना चाहिए? 4 6। तो क्या इसमें कहीं 4 6 है? नहीं है। तो बस बेटा ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, आपको इसको चेक कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर इससे वेरीफाई भी कर रहा है तो भी आपको आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को ट्रांजिटिव की पूरी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। आई होप समझ में आया, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और जान लो, अगर कोई रिलेशन हमें फाई देता है और पूछे क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, बोलो भाई फाई है, इसमें तो कुछ नहीं, ना ए बी ना बी सी, तो इसे हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ। अच्छा कोई एक रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो एक बात का ध्यान रखना, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है बेटा, कहीं भी किसी भी के लिए
वो हमारा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को भी फॉलो कराएगा, सिमेट्रिक की भी कराएगा और ट्रांजिटिव की भी कराएगा। इस बात का ध्यान रखना, कहीं भी आपको यूनिवर्सल रिलेशन दे दिया जाए, यूनिवर्सल रिलेशन पता है ना क्या, A क्रॉस A दे दिया जाए, पूछा जाए तो चलो दिखा भी देते, इतना सा नोट डाउन कर लो और वेरीफाई कराते हैं, जल्दी से करो। आपके पास क्या लाएं, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हम सिमेट्रिक्स पहचानेंगे, कैसे हम ट्रांजिटिव पहचानेंगे और कैसे हम रिफ्लेक्सिव पहचानेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है A, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी चीजों को, सभी टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक सेट है A 4 5 6 है, तो हमसे कह रहा है कोई एक R1 रिलेशन है, तो ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक्स है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो सुनो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। बेटा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन थी, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन थी कि उसके अपने जैसे सारे पेयर होने चाहिए, यानी कि डबलेट मैंने आपको बोला था, यानी कि अगर 4 4, बिल्कुल देखो चेक करते हैं, 4 4 5 5 6 6, बेटा ये होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो है ना इसमें, यानी कि बेटा रिफ्लेक्सिव की ये कंडीशन को क्या कराता है, फुलफिल कराता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो ये है बेटा। ओके, अब बारी आई किसकी, सिमेट्रिक्स की। तो देखो सिमेट्रिक्स क्या कहता था कि हमारा अपोजिट, यानी कि अगर हमारे पास 1 2 है या A B है तो B और A उसमें होना चाहिए ना। तो चलो देखते हैं, 4 4 4 4 का बेटा अपोजिट भी 4 4 होगा, तो डबलेट जो होता है बेटा ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन को वेरीफाई कराता है, क्योंकि देखो 4 4 का बेटा अपोजिट क्या होगा, 4 4, तो बेटा सेट में कोई भी नंबर दो बार तो लिखा नहीं जाता, क्योंकि एक्चुअल है तो ये रिलेशन एक सेट ही ना, तो ये तो हमारी कंडीशन को वेरीफाई करा गया, ठीक है। ओके, ये भी हमारी सिमेट्री कंडीशन को वेरीफाई करा गया, ये भी करा गया। अब बारी आई इसकी, तो बेटा ये 4 5 है, तो बेटा 4 5 है, तो इसमें क्या होना चाहिए था, 5 4 भी होना चाहिए। देख लो, अगर सिमेट्रिक्स होना है तो 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 5 6, जिसकी वजह से सिमेट्रिक्स तो ये नहीं है, बस इसकी वजह से नहीं है, समझ लो। अब बारी आई बेटा ट्रांजिटिव की, ठीक है, ट्रांजिटिव है या नहीं समझना अच्छे से। ओके, देखो क्या है ट्रांजिटिव, क्या कहता था, AB है, अगर BC है तो हमारे पास AC होना चाहिए। देखते हैं, चलो आओ बेटा, देखो अगर हम इसे AB मानते हैं, अच्छे समझना, ट्रांजिटिव ही समझना है। अगर इसे हम क्या मानते हैं, AB, देखो कोई BC कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा, BC हमको ये दिख रहा है। कैसे पता ये BC है, क्योंकि ये 4 से एंड हो रहा है और ये 4 से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, BC है। तो चलो चेक करते हैं, AB BC यानी कि AC 4 5, बेटा 4 5 इसमें होना चाहिए, तो है तो 4 5। एक्चुअल में आपको ये भी बता दूं, ट्रांजिटिव भी जो है, सॉरी जो ट्रांजिटिव में भी डबलेट हमारा वेरीफाई कर जाता है। तो बेटा यस, पहला एलिमेंट तो पास हो गया, क्योंकि 4 5, तो बेटा 4 5 होना चाहिए, जो कि ये लिखा है, डबल बार तो लिखेंगे नहीं इसमें। ओके, ठीक है। अब आए हम दूसरे की तरफ, 5 5, तो देखो अगर हम इसे A B मानते हैं तो B C ढूंढो, क्या है, B C, हाँ है, ये देखो B C। तो बेटा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव कंडीशन को वेरीफाई कराएगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूं 5 5 6, तो इसमें क्या होना चाहिए, 5 6 होना चाहिए। देखो ये दे रखा है 5 6, दोबारा तो लिखेंगे नहीं। ओके, अब आए हम किस पे, 6 6 पे। तो देखो बेटा 6 6 है, तो ये अगर इसे हम A और B मानते हैं तो B और C चेक करना पड़ेगा। तो BC देखो कहीं है, पहले तो BC है ही नहीं इसमें, क्योंकि BC के लिए क्या चाहिए था, अगर ये 6 से एंड हो रहा है तो 6 से स्टार्ट होने वाला चाहिए, जो कि ये खुद ही है, तो इसको तो डबलेट ये तो हमारा वेरीफाई करेगा, यानी कि ये भी हमारा किसको, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कराता है। अब हम किस पे आए, इस पे आए, सब एलिमेंट पे चेक करना होता है। तो बेटा अगर हम इसको A और B मानते हैं तो हमें BC ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, BC। तो देखो BC क्या है, BC हमें मिल गया, देखो ये भी BC हो सकता है और ये भी BC, देखो यहाँ पर दो चीजें BC मान सकते हैं ना, यही चीज तो समझना है। अगर ये 4 5 है तो ये 5 6 भी मिल गया आपको यहाँ, और यहाँ आपको 5 5 भी मिल गया। अगर आपने इसको AB माना तो ये भी BC का होने का पूरा हकदार है और ये भी BC होने का पूरा हकदार है। तो देखो AB और ये BC अगर मानते हैं तो AC क्या होना चाहिए, 4 6, तो क्या इसमें कहीं 4 6 है, नहीं है,
तो बस बेटा ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, आपको इसको चेक कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर इससे वेरीफाई भी कर रहा है तो भी आपको आगे चेक नहीं करना है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को ट्रांजिटिव की पूरी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। आई होप समझ में आया, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और जान लो, अगर कोई रिलेशन हमें फाई देता है और पूछे क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, बोलो भाई फाई है, इसमें तो कुछ नहीं, ना ए बी ना बी सी, तो इसे हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ओके इतना समझ। अच्छा कोई एक रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो एक बात का ध्यान रखना, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है बेटा कहीं भी किसी भी के लिए, वो हमारा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को भी फॉलो कराएगा, सिमेट्रिक की भी कराएगा और ट्रांजिटिव की भी कराएगा। इस बात का ध्यान रखना, कहीं भी आपको यूनिवर्सल रिलेशन दे दिया जाए, यूनिवर्सल रिलेशन पता है ना क्या, ए क्रॉस ए दे दिया जाए, पूछा जाए तो चलो दिखा भी देते, इतना सा नोट डाउन कर लो और वेरीफाई कराते हैं, जल्दी से करो। तो बेटा हमने एक रिलेशन लिया ए क्रॉस, यानी ऐसा रिलेशन लिया जिसमें ए क्रॉस ए मिल रहा था हमको, तो ए क्रॉस ए यही होगा ना, 4 का 4 से, 4 का 5 से, 4 का 6 से, फिर 5 का भी 4 से, 5 का 5 से, 5 का 6 से, देन 6 का 4 से, 6 का 5 से और 6 का 6 से। तो बेटा ये क्या आ गया, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें हमें ऐसा रिलेशन जो हमें ए क्रॉस ए दे दे, ठीक है। अब हमने आपको ये बोला ना कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है और ट्रांजिटिव भी हो सकता है। तो देखो कैसे, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले आओ, रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, उसका पहले सेट का हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए। देखो इसमें 4 5 6 है तो 4,4 भी मिलेगा, 5,5 भी मिल रहा है और 6,6 भी मिल रहा है। तो रिफ्लेक्सिव यही तो कहता है ना, बस रिफ्लेक्सिव ये भी कहता है कि हमारे इतने होने चाहिए, सेम डबलेट, इसके बाद अगर कुछ है तो हमसे मतलब नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, बट इनको कंफर्म होना चाहिए, इटसेल्फ रिलेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब आए सिमेट्रिक की बात, तो बेटा हमने बोला ना डबलेट हमेशा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को फॉलो कराएगा। 4,4 का अपोजिट 4,4 जो कि लिखा है। अब देखो 4,5 है, अगर सिमेट्रिक होना तो 5,4 चाहिए, तो 5,4 ये लिखा हुआ है, ठीक है। 4,6 है तो 6,4 होना चाहिए, देख लो 6,4 बिल्कुल ये लिखा हुआ है। अब फिर अगर 5,4 आया तो ये तो चेक कर चुके हो ना, इसको 4,5 होना चाहिए जो कि ये लिखा है। ये है 5,5 का तो अपोजिट 5,5 हो गया। 5,6 के लिए क्या होना चाहिए बेटा, 6,5 ना, तो देखो है ना 6,5। ओके आई होप समझ में आया भाई। 6 का 4 तो 4 6 दे रखा है, इसका अपोजिट ये दे रखा है, इसका ये खुद होता है, तो अब समझ में आया ये सिमेट्रिक भी होगा। अब किस पर आए हम, अब हम आए बेटा ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव भी समझ लो बहुत आसान है, देखो ये तो फॉलो करा गया, नहीं समझ में आ रहा तो देखो कैसे, अगर ये ए बी है, बी और सी ये है, क्योंकि बी सी बन सकता है ये, तो 4,5 इसमें होना चाहिए, तो 4,5 ये खुद दे रखा है, ठीक है। अब आए, अब सुन लो, आधे कहेंगे इससे भी करा सकते, देखो यहां के लिए अब समझना 4,4 जो है अगर इसे हम ए बी मानेंगे तो देखो बी सी क्या क्या हो सकता है, 4,5 भी हो सकता है, 4,6 भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही फॉलो कराएंगे ना बेटा, कैसे, अगर ये बी सी होगा तो उस समय ए सी क्या होगा 4,5 जो कि खुद लिखा हुआ है। अगर ये बी सी मानेंगे क्योंकि 4 से एंड हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4,6 होना चाहिए जो कि लिखा है। तो डबलेट हमेशा रूल को फॉलो कराएगा। अब हम आए 4,5 पे, तो बेटा अगर ये ए बी है तो बी सी ढूंढो, बी सी क्या होगा जो 5 से स्टार्ट हो रहा होगा, देखो ये मिल गया बी सी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी, तीनों पे चेक करना पड़ेगा, तो जल्दी से चेक करते हैं अब, ठीक है। अगर हम इसे बी सी मानते हैं तो बेटा 4,4 होना चाहिए, देखो इसमें है ना 4,4, ठीक है। अगर हम बी सी इसे मानते हैं क्योंकि ये 5 से एंड हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें 4,5 होना चाहिए जो कि दे रखा है। अगर हम इसे BC मानते हैं, मान सकते हैं ना BC, क्योंकि ये AB है तो ये BC है, तो इसमें 4,6 होना चाहिए जो कि ये दे रखा है। आई होप आप लोगों को काफी समझ में आया होगा ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अब बेटा घर पे आप और सारे सवाल करिएगा, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्रांजिटिव बच्चों को बड़ा परेशान करता था, ट्रांजिटिव आपको हमने समझा दिया। हर एक यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहला सकता है, इस बात का ध्यान। और आइडेंटिटी रिलेशन पे हमने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए, आइडेंटिटी अपना खुद बिंदास। आइडेंटिटी क्या कहता है, अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो वो क्या कहता है, वो इतना ही कह रहा था ना। इसके लिए आइडेंटिटी 4,4
5,5 एंड 6,6 होना चाहिए। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए अपने में। कहता है भाई हम अपने में खुश हैं, 4,4, 5,5, 6,6। इसके एक्स्ट्रा अगर हो गया तो आइडेंटिटी नहीं रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी कहता है हमें हमारे पूरे चाहिए। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये ध्यान रखना कहीं आधे बच्चे सोचे 4,4 और 5,5 लिख दे, पूछे ये आइडेंटिटी है? नहीं बेटा, ये आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ो जाके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो एवरी एलिमेंट कहां है ये? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। अब जल्दी से बेटा, अब हम लोग देखो इतना सब पढ़ लिए ना, आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आप सोचो इक्विवेलेंस रिलेशन सर ने नहीं बताया, तो अभी भी जरूरत है क्या? चलो लिखवा देते हैं डेफिनेशन, इसको नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। बहुत से बच्चों को परेशानी हो रही होगी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन देखो, डेफिनेशन लिख दिया, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चा यानी कि ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। सीधी सी बात, इसमें तीनों कंडीशनें वेरीफाई कर रही हूं बेटा। बस ये था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस से पहले हमें इन तीनों को तो अच्छे से पता होना चाहिए ना, जो हम आपको बता चुके हैं। अच्छा दूसरी बात ये बेटा, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसको बेटा जानना है कमेंट बॉक्स में जाए और पार्ट 2 जल्दी से टाइप करे। जितनी जल्दी रिस्पांस हमें मिलेगा उतनी जल्दी हम आपको पार्ट 2 देंगे। और पार्ट 2 में हम आपको क्या बताएंगे? इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बताएंगे और एनसीईआरटी के एग्जांपल जो है 1 to 6 वो सारे हम कवर करेंगे, जिससे आपका पूरा का पूरा रिलेशन बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया बेटा। इसे शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, बेल आइकन दबा दो ताकि सेकंड पार्ट भी आपका मिल जाए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो टाटा बाय बाय।